नमस्कार, मैं सुखदेव खिलरी डेफोडिल की ऑनलाइन क्लासेस में आप लोगों का स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोग पढ़ रहे थे उत्तरी विशाल मैदान, इसका पहला भाग हम लोगों ने कल पढ़ा था। उत्तरी विशाल मैदान का भौतिक विभाजन हम लोगों ने पढ़ा था कि भौतिक दृष्टि से इस मैदानी क्षेत्र में कौन कौन से भाग पाए जाते हैं या भौतिक दृष्टि से इस मैदान का निर्माण है वो किस प्रकार से हुआ है। आज हम लोग इसके प्रादेशिक विभाजन के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि इस मैदान का दूसरा जो पार्ट है वो हम लोग पढ़ेंगे। इससे पहले आप लोगों ने अगर इस डेफोडिल ऑनलाइन क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जो बटन है उसको प्रेस करें और वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो कमेंट करें और हमें इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अब हम लोग पढ़ेंगे उत्तरी विशाल मैदान के प्रादेशिक विभाजन के बारे में, यानी कि आज का जो हमारा जो इसका जो टॉपिक है वो है प्रादेशिक विभाजन। उत्तरी विशाल मैदान का प्रादेशिक विभाजन। हम लोगों ने भौतिक विभाजन पढ़ा था और भौतिक विभाजन में हमने पढ़ा था कि उत्तरी विशाल मैदान में भौतिक दृष्टि से 5 मैदानी क्षेत्र पाए जाते हैं। जैसे भाबर, सबसे उत्तर में भाबर पाया जाता है, इसके दक्षिण में तराई पाया जाता है, तराई के दक्षिण में बांगर, फिर खादर और फिर डेल्टा। इस प्रकार से क्रम वाइज उत्तरी विशाल मैदान में कुछ भौतिक मैदान जो है वो पाए जाते हैं, बाबर, तराई, बांगर, खादर और डेल्टा। हम लोगों ने पढ़ा था कि बाबर जो मैदानी क्षेत्र है वो शिवालिक की तलहटी में पाया जाता है। बड़े बड़े कंकर पत्थरों से बना ये मैदानी क्षेत्र होता है जहां पर हिमालय से निकलने वाली नदियां लुप्त हो जाती है। यह वनस्पति और वन्य जीवों से विहीन क्षेत्र होता है। बाबर के दक्षिण में तराई वो क्षेत्र होता है जहां बाबर के विलुप्त हुई नदियां पुनः धरातल पर प्रकट होती है। तराई क्षेत्र में घने वन और जीव जंतु पाए जाते हैं और यहाँ पर वर्तमान में कृषि कार्यों के लिए वनों का कटाव हो रहा है, जिसके कारण नदियों में बाढ़ की मात्रा बढ़ रही है। फिर बांगर प्राचीन जलोढ़ मैदान होते हैं जहाँ नदियों का जल प्रतिवर्ष नहीं पहुंच पाता। बांगर मैदानी क्षेत्र उत्तरी मैदान के पश्चिमी भाग में ज्यादा पाया जाता है। बांगर मैदानी क्षेत्र में सिंचाई की सहायता से कृषि की जाती है। जहां पर अति सिंचाई होती है वहां पर रे या कलर जैसी आकृतियां या रे या कलर जैसे मैदानी क्षेत्र पाए जाते हैं, यानी कि नमकीन सफेद परत बिछ जाती है। फिर हम लोगों ने पढ़ा था खादर। खादर नवीन जलोढ़ मैदान होते हैं जहां नदियों द्वारा प्रतिवर्ष बाढ़ लाई जाती है और नई मिट्टियां बिछा दी जाती है। तो उत्तरी विशाल मैदान में खादर जो है वो सबसे अधिक उपजाऊ है, यानी कि इसमें आपको क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्न में से सर्वाधिक उपजाऊ मैदान है। तो हम लोग अगर उपजाऊ मैदानों की बात करें तो सबसे उपजाऊ मैदान होता है खादर। खादर मैदानी क्षेत्र में जैसे बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश, बंगाल, आसाम में कृषि की जाती है। तो इसमें ज्यादातर जो कृषि होती है वो चावल की होती है या गेहूं की होती है या पटसन की खेती होती है और यहाँ पे उर्वरकों की जो है वो जरूरत नहीं होती। तो इस मैदान का सबसे उपजाऊ भाग होता है खादर। और अंत में गंगा और यमुना नदियां जो है वो जब समुद्र में गिरती है तो एक डेल्टा बनाती है जिसे हम कहते हैं सुंदरवन का डेल्टा। और सुंदरवन का जो डेल्टा है इसका विस्तार पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में, और ये विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है जो इन दोनों नदियों द्वारा बनाया गया है। तो इस प्रकार से ये 5 हम लोगों ने भाग पढ़े थे, इनका क्रम भी ध्यान में आप लोग रखना, बाबर, तराई, बांगर, खादर और डेल्टा। इस प्रकार से आज हम लोग पढ़ते हैं प्रादेशिक विभाजन के बारे में कि उत्तरी मैदान का प्रादेशिक विभाजन। अब प्रादेशिक विभाजन की हम बात करें तो प्रदेशों की बात आती है, किस मैदान का कौन सा भाग किन प्रदेश में पड़ता है, कौन सा भाग किस प्रदेश में पड़ता है। तो प्रादेशिक विभाजन हम लोग पढ़े तो हम लोग इसको मोटे तौर पर 3 भागों में बांटते हैं। 3 भागों में अगर हम बात करें इस प्रकार से, नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3। 1 नंबर है प्रादेशिक दृष्टि से 3 भाग जो है इसमें पहला है पंजाब व हरियाणा का मैदान। पंजाब व हरियाणा का मैदान, इस मैदान का पहला प्रादेशिक भाग है। नंबर 2 जो है वो है गंगा का मैदान। और नंबर 3 है इसमें ब्रह्मपुत्र का मैदान या आसाम का मैदान।
इस प्रकार से प्रादेशिक दृष्टि से इस मैदान को हम लोग मोटे तौर पर 3 भागों में बांटते हैं। कुछ किताबों में आपको यह 4 भागों में मिलेगा। इसका जो चौथा भाग है वो मैं थोड़ा सा बता देता हूं आपको। ये चौथा भाग है इसका, इसे हम कहते हैं राजस्थान का मैदान। ये है इसका चौथा भाग जिसे हम राजस्थान का मैदान कहते हैं। लेकिन इसको हम लोग यहां पर इसलिए नहीं पढ़ रहे कि वर्तमान में ये जो राजस्थान का मैदान है, जो अरावली के पश्चिम में विस्तृत माना जाता है, इसके ऊपर थार के मरुस्थल का विकास हो चुका है। यानी कि ये जो मैदानी भाग है ये कुछ भौतिक और मानवीय क्रियाकलापों के कारण मरुस्थल में बदल गया, जिसे हम लोग वर्तमान में थार का मरुस्थल कहते हैं। और थार के मरुस्थल के बारे में आप राजस्थान ज्योग्राफी में 20वीं सदी की क्लास में पढ़ेंगे, तो इसके बारे में हम लोग यहाँ पर डिटेल से नहीं पढ़ेंगे। तो ये चौथा जो भाग है वो वर्तमान में मरुस्थल के अंतर्गत पढ़ा जाता है। हम लोग 3 मैदानी भागों के बारे में पढ़ते हैं। तो पहला है पंजाब और हरियाणा का मैदान, दूसरा है गंगा का मैदान और तीसरा है ब्रह्मपुत्र का मैदान या आसाम का मैदान। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि ये जो मैदान है उसमें नंबर 1 पंजाब और हरियाणा का जो मैदान है, ये मैदान किन क्षेत्रों में पड़ता है और किन किन नदियों द्वारा इसे बनाया गया। तो जैसे कि नाम से स्पष्ट है, यह जो मैदान है वो पंजाब और हरियाणा प्रदेशों में पड़ता है। दोनों प्रदेशों में इसका विस्तार है। और ये जो मैदान है वो सिंधु के मैदान का ही भाग है। सबसे बड़ी बात यह है कि सिंधु का मैदान जो है, मैदान का हिस्सा है ये या उसी का भाग है। यानी कि यहां तक ये जो पूरा क्षेत्र है ये सिंधु का मैदान है। और सिंधु का जो मैदान है इसका अधिकांश भाग पाकिस्तान में पड़ता है। इसका कुछ भाग जो भारत में पड़ता है उसे हम आजकल पंजाब और हरियाणा के मैदान के नाम से जानते हैं। तो इस मैदान यानी कि सिंधु के मैदान की उत्पत्ति में जिन नदियों का योगदान है उनमें मुख्यतः जो नदियां हैं वो है सिंधु, चेनाब, झेलम, रावी, व्यास और सतलुज। और कुछ जो है वो गग्गर नदी का भी इसमें योगदान है। तो ये नदियां जो है वो नदियां सिंधु के मैदान का निर्माण करती है या कुछ और सहायक नदियां हैं। इसका अधिकांश भाग पाकिस्तान में पड़ गया वर्तमान में, यानी कि आजादी के बाद में इसका अधिकांश हिस्सा पाकिस्तान में चला गया, लेकिन इसका कुछ भाग भारत में पड़ता है। तो भारत में पंजाब और हरियाणा का जो मैदान है इसे गग्गर सतलुज का मैदान भी कहते हैं या सतलुज व्यास का मैदान भी कहते हैं। ये सिंधु के मैदान का ही एक भाग है। और यह जो मैदानी क्षेत्र है यानी कि ये जो मैदान है ये मुख्यतः 3 नदियों द्वारा निर्मित है। भारत वाले मैदान की अगर हम बात करें तो इसमें 3 नदियों का योगदान है। सबसे पहले है गग्गर नदी, फिर है सतलुज नदी, फिर है व्यास नदी और ऊपर सबसे ऊपर आती है रावी नदी। इन 4 नदियों के बीच में जो है वो ये पड़ता है। तो ये नदियों के बीच का जो भाग है यहाँ पर उसे दोआब कहते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज हमें ध्यान में रखनी है कि दोआब किसे कहते हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है दोआब क्या है। तो हमें ये ध्यान देना है कि दोआब जो है वो 2 नदियों के बीच का मैदान होता है। 2 नदियों के बीच का मैदानी भाग, 2 नदियों के बीच का मैदानी भाग दोआब कहलाता है। जैसे ये एक नदी है और ये दूसरी नदी है, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, दोआब कहेंगे। तो 2 नदियों के बीच के मैदानी भाग को दोआब कहते हैं। आब का मतलब होता पानी, दो का मतलब 2, यानी कि 2 नदियों के बीच 2 नदी जो है उनके बीच का भाग दोआब है। इसी प्रकार से पंजाब का नाम पड़ा है पंजाब। पंच मतलब 5, आब का मतलब यानी कि 5 नदियों के बीच का भाग। ये जो पाकिस्तान का पंजाब है, भारत का जो पंजाब है, ये पंजाब 5 नदियों का सिंचित क्षेत्र है, इसलिए इसे इसका नाम पंजाब पड़ा। लेकिन इसका जो कुछ भाग है वो पाकिस्तान में चला गया। तो वर्तमान में जो पंजाब है वो भारत में जो पड़ता है उसमें पंच नद है जो हम लोगों ने पढ़ा था, रावी, व्यास, सतलुज, चेनाब और झेलम। इन पंच नदियों में से 3 नदियां जो है वो पंजाब में बहती, सतलुज, व्यास और रावी। बाकी चेनाब और झेलम जो है वो पाकिस्तान में अपना मैदान बनाती है। तो यहाँ पर ये 5 नदियों का क्षेत्र पंजाब कहलाया और 2 नदियों के बीच का क्षेत्र दोआब कहलाता है। यहाँ पर कुछ प्रसिद्ध दोआब हैं जिनके नाम पूछे जाते हैं, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि कौन कौन से दोआब है, किन नदियों के बीच
कौन से दोआब है, तो वो आप लोगों को ध्यान देना है कि इस क्षेत्र में कौन कौन से दोआब पड़ते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि सबसे नीचे जो यहां पर नदी है उसका नाम है घग्गर नदी। इसके बाद में है सतलुज नदी। इसके बाद में है व्यास नदी और अंत में यहां पर है ये है रावी नदी। ये चार नदियां यहां पर प्रमुख हैं। इन चारों नदियों के बीच के क्षेत्र जो है वो यहां पर दोआब कहलाते हैं। तो घग्गर और सतलुज के बीच का जो दोआब है, घग्गर और सतलुज के बीच का जो मैदानी क्षेत्र है इसे कहते हैं मालवा। मालवा का मैदान या मालवा का दोआब। सतलुज और व्यास के बीच का जो है इसे कहते हैं बिस्ट, बिस्ट दोआब। व्यास और रावी के बीच का जो दोआब है इसे कहते हैं बारी दोआब। तो यहां पर तीन दोआब है मुख्यतः। घग्गर और सतलुज के बीच मालवा का दोआब इस प्रकार से है, मालवा दोआब। सतलुज और व्यास के बीच में है बिस्ट दोआब। व्यास और रावी के बीच में है बारी दोआब। ये तीन दोआब जो है वो कहां पड़ते हैं, वर्तमान में भारत में पड़ते हैं। तो आपको यूं पूछा जा सकता है कि बिस्ट दोआब किन दो नदियों के बीच का क्षेत्र है। तो इसमें आपको यूं ध्यान में रखना है कि मालवा का दोआब तो चलो घग्गर और सतलुज के बीच हो गया। बिस्ट यानी कि इसका जो पहला नाम है बै से बनता है व्यास और सैद से बनता है सतलुज। तो इसका यहां पर हमें ध्यान रखना है कि बिस्ट है, इसका मतलब ये व्यास और सतलुज के बीच का क्षेत्र है। तो बै से व्यास और सैद यानी कि इससे बन गया सतलुज। बारी जो दोआब है इसमें है बा से व्यास और रै से रावी। और व्यास और रावी के बीच का जो है इसे हम क्या कहते हैं, बारी दोआब कहते हैं। और व्यास और सतलुज के बीच का इसे हम क्या कहते हैं, बिस्ट दोआब कहते हैं। तो ये तीन दोआब भारत में पड़ते हैं, मालवा, बिस्ट और बारी वर्तमान में। बाकी के जो दोआब है वो पड़ते हैं पाकिस्तान में। जैसे पाकिस्तान में इसके बाद में यानी कि रावी के बाद में चेनाब नदी है, सिंधु की सबसे बड़ी सहायक चेनाब, फिर इसकी सहायक झेलम, और फिर ये खुद होगी सिंधु। तो ये तीन दोआब पाकिस्तान में पड़ते हैं। जैसे रावी और चेनाब के बीच का कहलाता है रचना दोआब, चेनाब और झेलम के बीच का कहलाता है चाज दोआब, और सिंधु और झेलम के बीच का कहलाता है सिंधु सागर दोआब। तो ये तीन दोआब कहां पड़ते हैं, पाकिस्तान में पड़ते हैं, और तीन दोआब भारत में पड़ते हैं। तो भारत वाले दोआब हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मालवा का दोआब घग्गर और सतलुज के बीच, बिस्ट दोआब सतलुज और व्यास के बीच, बारी दोआब व्यास और रावी के बीच, फिर रावी और चेनाब के बीच का रचना दोआब। इसमें भी पहले नाम है रै से रावी चेनाब। फिर है चेनाब और झेलम के बीच चाज, चे से चेनाब, जय से झेलम। फिर सिंधु सागर यानी कि सिंधु और झेलम का बीच है, इसका मतलब सिंधु नाम आ गया। तो यहाँ पे सिंधु सागर दोआब है। तो ये नदियों के पहले नामों को जोड़ करके इन दोआबों के नाम दिए गए हैं। आप लोगों को अगर इस प्रकार का प्रश्न पूछ लिया जाए तो आप लोगों को इन नामों को जोड़ करके जो है वो नदियों के नाम बनाने हैं कि कौन सा नाम पूछा गया है। तो रचना पूछा जाता है, इसका मतलब रावी और चेनाब की बात हो रही है। चाज पूछा जाता है, इसका मतलब चेनाज और झेलम की बात हो रही है। सिंधु सागर पूछा जाता है, इसका मतलब सिंधु और झेलम की बात हो रही है। तो ये नदियों के क्रम मैंने आपको नदियों में बताए थे, सिंधु झेलम, चेनाब, रावी, व्यास और सतलुज।
और इसमें एक और जुड़ेगी, वो है आपकी घग्गर। तो घग्गर नदी जो है वो भी इस क्षेत्र में एक अंतर प्रवाही नदी है जो मैदानी क्षेत्र का निर्माण है वो करती है। तो पंजाब और हरियाणा में जो है वो इसका मैदान पड़ता है। तो ये तो नंबर 1 मैदानी क्षेत्र पंजाब और हरियाणा का मैदान दोआबों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर दो नदियों के बीच के क्षेत्र जो है वो दोआब कहलाते हैं। जैसे मालवा, बिस्ट और बारी सबसे प्रमुख दोआब है। इस क्षेत्र में नदियां जब बहती है तो उसके कारण क्या होता है कि नदियों की जल स्तर जो है, नदियों के लगातार बहने के कारण भूमि का जो जल स्तर है वो ऊपर आ जाता है, या हम यूं कहें कि भूमिगत जल स्तर ऊपर आ जाता है, जिसके कारण कुछ दलदली क्षेत्र बन जाते हैं जिसे हम कहते हैं सेम भूमि। पंजाब और हरियाणा में खास करके इस प्रकार की भूमि पाई जाती है, सेम भूमि इसे कहते हैं। ये जो भूमि होती है वो भूमिगत जल स्तर के ऊपर आने के कारण बनती है, तो इसे हम कहते हैं सेम। इसके अलावा एक होता है चोस भूमियां। पंजाब में नदियों द्वारा अपर्दन के कारण कुछ गहरे गड्ढे बन जाते हैं जिनको हम चोस कहते हैं। इस प्रकार के चोस पंजाब में पाए जाते हैं, नदियों के द्वारा अपर्दन के कारण बने गहरे गड्ढे। एक होता है बेट या बेंत। जैसा हम लोगों ने कल पढ़ा था बांगर, खादर, बाबर, तराई। तो जैसे खादर जो मैदान होते हैं, खादर मैदान का मतलब जहां पे नदियां प्रतिवर्ष बाढ़ लेके आती है, उस प्रकार के बाढ़ के मैदानों को पंजाब में बेट या बेंत कहते हैं। तो इनके नाम है पंजाब में खादर मैदानों को क्या कहते हैं? पंजाब में खादर के मैदानों को बेंत या बेट के नाम से जाना जाता है। पंजाब में नदियों द्वारा अपर्दन के कारण बनी गहरी भूमियों को चोस कहते हैं, और पंजाब में जहां पे नदियां बहती हैं वहां भूमिगत जल स्तर ऊपर आ जाता है, उसके कारण दलदली क्षेत्र बन जाता है, उसे हम सेम कहते हैं। तो ये कुछ महत्वपूर्ण आकृतियां या कुछ महत्वपूर्ण बातें जो है वो हमें ध्यान रखनी है जो पंजाब और हरियाणा के मैदान से जुड़ी हुई है। तो उत्तरी विशाल मैदान के प्रादेशिक विभाजन में पहला जो भाग है वो है पंजाब और हरियाणा का मैदान, जो दोआबों की भूमि कहलाती है, दोआबों के लिए ज्यादा प्रसिद्ध है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है। अब है दूसरा गंगा का मैदान। नंबर 2 जो हम पढ़ते हैं प्रादेशिक विभाजन में, वो है गंगा का मैदान। अब जो गंगा का मैदान है वो गंगा और इसकी सहायक नदियों द्वारा निर्मित है। पश्चिम में यमुना और इसकी सहायक नदियों से लेकर के और पूर्व में बांग्लादेश बॉर्डर तक इसका विस्तार है। इस मैदान को हम लोग 3 भागों में बांटते हैं। ये जो मैदान है वो 3 भागों में बांटा जाता है। एक तो है ऊपरी या उत्तरी गंगा का मैदान। नंबर 1 यानी कि इसका जो भाग है वो है उत्तरी या ऊपरी गंगा का मैदान। इसका जो मध्य वाला भाग है इसे हम लोग कहते हैं मध्य गंगा का मैदान। और जो नीचे वाला इसका जो भाग है जिसको हम लोग तीसरा कहते हैं, ये है निम्न गंगा का मैदान या निचली गंगा का मैदान। या इसे हम कहते हैं बंगाल का मैदान। तो गंगा के मैदान को 3 भागों में आगे बांटा जाता है। नंबर 1 ऊपरी गंगा का मैदान, नंबर 2 मध्य गंगा का मैदान और नंबर 3 निम्न गंगा का मैदान। जैसे हम लोग सबसे पहले पढ़ते हैं ऊपरी गंगा का मैदान। इसका मुख्यतः जो विस्तार है पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में ज्यादा है। यह जो मैदानी क्षेत्र है वो मुख्यतः यमुना, गंगा, रामगंगा, घाघरा, काली नदियों द्वारा सिंचित है। ये जो मैदानी क्षेत्र है, इस मैदानी क्षेत्र को जो है वो स्थानीय भाषा में 2 अन्य नामों से जाना जाता है, जैसे रुहेलखंड का मैदान और अवध का मैदान। इन 2 स्थानीय नामों से भी ऊपरी गंगा के मैदान को जाना जाता है। तो इस प्रकार से इसे कहते हैं रुहेलखंड और अवध का मैदान भी इसे कहते हैं। इसके बाद में दूसरा जो मैदान है गंगा का, उसका है मध्य गंगा का मैदान।
अब मध्य गंगा का जो मैदान है उसके निर्माण में, या हम कहें कि ये जो मैदानी क्षेत्र है इसमें कौन कौन सी नदियों का योगदान है, तो यहाँ पर गंगा नदी है, इसके अलावा गंगा की सहायक नदी जिससे गंडक और कोसी नदियां जो है वो इसके योगदान देती है, दक्षिण से जो है वो सोन नदी इसके निर्माण में योगदान देती है मध्य गंगा के मैदान में। अब मध्य गंगा का मैदान एक बार क्यों सुनाया था कि गंगा के किस भाग में, गंगा के किस भाग में सर्वाधिक गोखुर झीलें पाई जाती है। किस भाग में सर्वाधिक गोखुर झीलें पाई जाती है, तो इसमें ऑप्शन था ऊपरी भाग में, मध्य भाग में, निम्न भाग में। तो इसका जो आंसर रहेगा हमारा वो रहेगा मध्य भाग में। गंगा के मध्य भाग में गोखुर झीलें पाई जाती है। गोखुर झीलें क्या होती है, यहाँ पे जो नदियां हैं मध्य भाग में वो अनेक प्रकार की स्थलाकृतियां बनाती है, जैसे जलोढ़ शंकु, जैसे जलोढ़ पंख, जैसे सर्पिलाकार आकृतियां या मियांड्रिंग गोखुर झीलें, प्राकृतिक तटबंध, इस प्रकार की जो स्थलाकृतियां हैं वो नदियां यहां पर बनाती। तो ये चीजें होते क्या है वो थोड़ा सा मैं आपको समझाता हूं कि नदियां इस प्रकार की स्थलाकृतियां जो बनाती है वो क्या होती है। जैसे कोई भी नदी पर्वतीय क्षेत्र से होकर के बह करके आती है और मैदानों में प्रवेश करती है, तो नदी जो है वो जब पर्वतीय क्षेत्र में नदी बहती है तो वो पर्वतीय क्षेत्र में कुछ स्थलाकृतियां बनाती है, जैसे गोर्ज, जैसे कैनियन, जैसे वी आकार की घाटी, जैसे जलप्रपात। ये स्थलाकृतियां जो नदी है वो अपनी युवा अवस्था में बनाती है, ऊपरी भागों में बनाती है, गहरे खड्ड बनाती है, गोर्ज गहरे और बड़े खड्ड अगर हैं तो कैनियन, फिर वो अगर और ज्यादा गहरे हो जाती है तो वी आकार की घाटियां, और जलप्रपात पानी ऊपर से सीधा नीचे गिरता है तो उसे वाटरफॉल कहते हैं, जलप्रपात कहते हैं। इस प्रकार की स्थलाकृतियां जो नदियां हैं वो ऊपरी भाग में या युवा अवस्था में बनाती है। जब नदी मैदान में प्रवेश कर जाती है तो फिर जो नदी है वो बनाती है, जैसे कल हम लोगों ने पढ़ा था भाबर, बड़े कंकर पत्थरों के जमाव से जो भाबर होता है वो भाबर कई जलोढ़ शंकुओं का एक मिश्रण होता है। तो सबसे पहले बनाती है जलोढ़ शंकु, यानी कि शंकु का मतलब होता है कि नदी जैसे ये कोई नदी आ रही है और जैसे ये मैदानों में प्रवेश करेगी तो ये नदी मैदानों में जब प्रवेश करती है तो अपने किनारे पर यहाँ पे बड़े बड़े पत्थरों का जमाव कर देती है, इसको हम लोग कहते हैं शंकु। जब नदी आगे बढ़ती है तो इन पत्थरों के नीचे से होकर के बहती है तो आगे बारीक निक्षेपों का जमाव करती है इस प्रकार से, और पंख आकृति बन जाती है, पक्षी के पंखों की जो आकृति बनती है इसे हम कहते हैं जलोढ़ पंख। तो शंकु के बाद में पंख आकृति बनती है। जलोढ़ शंकु और जलोढ़ पंख जो नदियां हैं वो पर्वत पादीय क्षेत्रों में बनाती है। पर्वत से जैसे ही मैदानों में प्रवेश करती है तो जलोढ़ शंकु और जलोढ़ पंख बनाती है, और इसके बाद में जो है वो नदी की गति है वो कम हो जाती है और जल की मात्रा नदी में बढ़ जाती है, तो उसके कारण नदी जो है वो सीधी नहीं बह पाती और फिर नदियां जो है वो इकट्ठी होकर के और इस प्रकार से मियांड्रिंग लेते हुए बहती है, या हम यूं कहें इसको हम बोलते हैं सर्पिलाकार। मैदानी क्षेत्रों में नदियां गति कम होने के कारण और जल की मात्रा ज्यादा होने के कारण सीधी ना बह करके और सर्पिलाकार बहती है, और सर्पिलाकार जब बहती है तो इसे हम कहते हैं मियांड्रिंग या सर्पिलाकार। और ये नदियां जब सर्पिलाकार बहती है तो होता क्या है कि जब ज्यादा बारिश होती है मॉनसून सीजन में
तो उस टाइम पे नदी में पानी की मात्रा ज्यादा होती है, गति ज्यादा होती है, तो नदी जो है वो फिर सीधी बहती है। और नदी जब सीधी बहना शुरू करती है तो फिर ये नदी जो है वो इस प्रकार से सीधी निकल जाती है। और सीधी नदी निकलती है तो फिर ये मोड़दार जो भाग होते हैं उनको छोड़ देती है और इन भागों में जल भर जाता है। इन जो जल भरे हुए भाग बच जाते हैं इन्हें हम कहते हैं गोखुर झील। यानी कि इस प्रकार की गऊ के खुर की आकृति किसी आकृतियां बन जाती है, झीलें बन जाती है, उसे हम गोखुर झील कहते हैं, ओक्सबो लेक। इस प्रकार की झीलें जो है वो मध्यवर्ती गंगा के मैदानी क्षेत्र में ज्यादा पाई जाती है, तो इसे हम कहते हैं। हाँ, गागरा जो नदी है वो इस प्रकार की झीलें नहीं बनाती, ये भी क्वेश्चन एक बार पूछा गया। तो गोखुर झीलें और प्राकृतिक तटबंध यानी कि नदी अपने दोनों किनारे जो बनाती है उसको हम कहते हैं प्राकृतिक तटबंध। तो इस प्रकार की स्थलाकृतियां जलोढ़ शंकु, जलोढ़ पंख, सर्पिलाकार आकृति, गोखुर झीलें और प्राकृतिक तटबंध जो नदी है वो मध्यवर्ती भाग में बनाती है, यानी कि गंगा के मध्यवर्ती भाग में इस प्रकार की स्थलाकृति देखने को मिलती है। तो ये क्वेश्चन जो है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि गंगा के किस भाग में गोखुर झीलें पाई जाती है, किस भाग में जलोढ़ शंकुर, जलोढ़ पंख ज्यादा बढ़ते हैं तो मध्यवर्ती भाग में ज्यादा बढ़ते हैं, किस भाग में नदियां सर्पिलाकार ज्यादा बहती है तो इसी भाग में बहती है। और ये भी क्वेश्चन आया है कि किस मैदानी भाग में या उत्तरी मैदान के किस भाग में, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, उत्तरी मैदान के किस भाग में नदियों द्वारा सर्वाधिक बाढ़ लाई जाती है। अब बाढ़ सर्वाधिक किस भाग में आती है तो ये भी इंपॉर्टेंट है। ये नदियां जो है वो सर्वाधिक बाढ़ वाला जो क्षेत्र है नदियों का, या नदियों द्वारा सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित जो क्षेत्र है वो भी मध्य भाग है। तो मध्य गंगा का जो भाग है ये भाग बाढ़ से सर्वाधिक प्रभावित है। तो ये भी हमारे लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है कि इसी क्षेत्र में इस प्रकार की ज्यादा जो स्थलाकृतियां पाई जाती है और इसी क्षेत्र में बाढ़ ज्यादा आती है नदियों द्वारा। कोसी नदी है, गंडक नदी है, ये नदियां क्या करती है, प्रतिवर्ष बाढ़ लेकर के आती है। तो ये तो मध्यवर्ती भाग हो गया। इसे पूर्वी उत्तर प्रदेश का मैदान और बिहार का मैदान कहते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट है आपका निम्न गंगा का मैदान, या हम यूं कहें निचली गंगा का मैदान। अब गंगा का सबसे नीचा जो भाग है या सबसे अंत में जो मैदान बनता है उसे हम निम्न गंगा का मैदान कहते हैं, या दक्षिणी गंगा का मैदान भी हम लोग बोल सकते हैं। सबसे दक्षिण में जाकर के ये बनता है। अब ये जो मैदानी भाग है इस मैदान में जिन नदियों का योगदान है उसकी अगर हम बात करें तो जैसे कि गंगा की सबसे अंतिम सहायक नदी है महानंदा या दामोदर या हुगली, क्योंकि गंगा की वितरिका ही है। ये नदियां जो इस मैदान को बनाती, इस मैदान का अधिकांश विस्तार जो है वो है पश्चिम बंगाल राज्य में, इसीलिए इसे बंगाल का मैदान भी कहते हैं। और इसका थोड़ा सा भाग जो पूर्वी बिहार में पड़ता है। तो ये है निम्न गंगा का मैदान, या हम यूं कहें कि निचली गंगा का या दक्षिणी गंगा का मैदान जो कि बंगाल में पड़ता है। तो यूं क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि निम्न गंगा का मैदान किस राज्य में विस्तरित है, या निचली गंगा का मैदान किस राज्य में विस्तरित है, तो वो है आपका पश्चिम बंगाल राज्य में विस्तृत है। मध्य गंगा का मैदान किन राज्यों में विस्तृत है, तो इसका अधिकांश विस्तार है पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार में। उत्तरी गंगा का या ऊपरी गंगा का मैदान अधिकांश कहां विस्तृत है, तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में इसका ज्यादातर विस्तार है। ये तो बात है कि गंगा के मैदान की। अब आपका है नंबर 3 ब्रह्मपुत्र का मैदान या आसाम का मैदान। अब जो भाग आसाम में पड़ता है, जैसे हम लोगों ने ब्रह्मपुत्र नदी पढ़ी थी कि दिहांग नदी है अरुणाचल प्रदेश से आसाम में प्रवेश करती है तो ब्रह्मपुत्र कहलाती है। ब्रह्मपुत्र के मैदान में लगभग 750 किलोमीटर का रास्ता तय करती है और यहाँ पे इसमें अनेकों सहायक नदियां आकर के मिलती है और फिर ये बांग्लादेश में चली जाती है जहाँ पर इसे जमुना कहते हैं, और फिर ये जाकर के गंगा में मिल जाती है और मेघना नाम से ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो ब्रह्मपुत्र नदी आसाम में जो मैदान बनाती है वो उत्तरी विशाल मैदान का सबसे सुदूर पूर्ववर्ती क्षेत्र है, या हम यूं कहें कि उत्तरी मैदान का सबसे पूर्वी भाग है जो आसाम में पड़ता है। 3 नंबर जो भाग है ये उत्तरी विशाल मैदान का पूर्वी भाग है।
यह उत्तरी विशाल मैदान का सबसे संकरा भाग है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है कि उत्तरी विशाल मैदान का सबसे संकरा भाग कौन सा है, तो पूर्वी मैदान है या ब्रह्मपुत्र का जो मैदान है वो सबसे संकरा भाग है। यह जो मैदान है इसकी जो चौड़ाई है औसतन वो 80 से 100 किलोमीटर है, इसलिए यह सर्वाधिक संकरा भाग है। यहाँ पर ब्रह्मपुत्र नदी जो है वो अधिक चौड़ाई में बहती है, जल की मात्रा ज्यादा है, तो यहाँ पर नदी द्वीप पाए जाते हैं। ब्रह्मपुत्र के मैदान में कई सारे नदी द्वीप पाए जाते हैं, जैसे मांझोली। मांझोली भी एक नदी द्वीप है जो कि आसाम में पड़ता है। ब्रह्मपुत्र नदी में विश्व का सबसे बड़ा आवासित नदी द्वीप है। तो ये ब्रह्मपुत्र का जो मैदान है वो नदी द्वीपों के लिए जाना जाता है। यहाँ पर ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा प्रतिवर्ष बाढ़ आती है, प्रतिवर्ष बाढ़ आती है। यानी कि खादर मैदान का विस्तार यहां पर है। और हम यूं भी कह सकते हैं कि उत्तरी मैदान का सबसे उपजाऊ भाग जो है वो यहां पड़ता है। और इस क्षेत्र में जो कृषि होती है उसमें मुख्यतः चावल और जूट की कृषि ज्यादा होती है आसाम के मैदान में, या हम यूं कहें कि ब्रह्मपुत्र के मैदान में। तो ये इसका पूर्वी भाग है, आसाम का मैदान या ब्रह्मपुत्र का मैदान। तो ये तो बात होगी इन तीनों प्रादेशिक विभागों की या उत्तरी मैदान के प्रादेशिक विभाजन की। इसके बाद में एक क्षेत्र जो यहां पर पड़ता है राढ़ प्रदेश इसको बोलते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा मैं आपको बता दूं। राढ़ पूछा जा सकता है राढ़ प्रदेश क्या होता है। तो राढ़ जो प्रदेश है उसकी अगर हम बात करें कि ये क्या होता है, तो जो छोटा नागपुर का पठार है, छोटा नागपुर पठार के पूर्व में दामोदर और श्रवण रेखा नदियां जो बहती है, नदियों द्वारा छोटा नागपुर पठार के पूर्व में दामोदर और श्रवण रेखा नदियों द्वारा निर्मित यह एक मैदान है। राढ़ मैदान क्या है? छोटा नागपुर जो पठार है उसके पूर्व में दामोदर और श्रवण रेखा नदियों द्वारा निर्मित मैदानी भाग है जहां पे लेटराइट जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। यह हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। यहां पर क्या पाई जाती है? लेटराइट जलोढ़ मिट्टी। यहाँ पे लेटराइट जलोढ़ मिट्टी का विस्तार है वो पाया जाता है। तो इसे हम कहते हैं राढ़ प्रदेश। कहां पड़ता है? झारखंड में पड़ता है ये मुख्यतः, और यह छोटा नागपुर पठार के पूर्व में पड़ता है। खास करके दामोदर और श्रवण रेखा नदियों द्वारा निर्मित ये मैदानी भाग है जहां पर लेटराइट जलोढ़ मिट्टी का जो विस्तार है वो पाया जाता है। तो इस प्रकार से इसे हम कहते हैं राढ़ प्रदेश। तो ये तो आपका एक अलग से पॉइंट हो गया। इसके साथ ही आपका जो प्रादेशिक विभाजन है वो हमारा जो कंप्लीट होता है, मैं एक बार पुनः रिवाइज कर देता हूं। प्रादेशिक दृष्टि से उत्तरी विशाल मैदान को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा जाता है। पंजाब और हरियाणा का मैदान मुख्यतः पंजाब और हरियाणा में पड़ता है। यह सिंधु मैदान या सिंधु नदी के मैदान का ये एक भाग है। सिंधु के मैदान का अधिकांश भाग पाकिस्तान में पड़ता है, लेकिन कुछ भाग भारत में पड़ता है, पंजाब और हरियाणा में। इस मैदान के निर्माण में घग्गर, सतलुज, ब्यास और रावी नदियों का योगदान है। यहाँ पर 2 नदियों के बीच के क्षेत्र को दोआब कहते हैं, जैसे मालवा बिस्ट और बारी दोआब। इसके बाद गंगा का मैदान, गंगा के मैदान का विस्तार यमुना नदी से लेकर के बांग्लादेश सीमा तक है। इसे 3 भागों में बांटा जाता है। ऊपरी गंगा का मैदान, मध्य गंगा का मैदान और निम्न गंगा का मैदान। ऊपरी गंगा का मैदान मुख्यतः उत्तराखंड और पश्चिम उत्तर प्रदेश में। इस मैदान के निर्माण में यमुना, इसकी सहायक नदियां गंगा, रामगंगा और काली और घाघरा नदियों का योगदान है। मध्य गंगा का मैदान का मुख्यतः विस्तार पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार में है। इस क्षेत्र के निर्माण में गंगा, गंडक, कोसी और सोन नदियों का योगदान है। इस क्षेत्र में नदियों द्वारा निर्मित अनेक स्थलाकृतियां जैसे जलोढ़ शंकु, जलोढ़ पंख, सर्पिलाकार आकृतियां, गोखुर झीलें और प्राकृतिक तटबंध पाए जाते हैं। इस क्षेत्र में सर्वाधिक गोखुर झीलें पाई जाती है। इस क्षेत्र में नदियों द्वारा सर्वाधिक बाढ़ लाई जाती है।
उसके बाद निम्न गंगा का मैदान मुख्यतः बंगाल में विस्तृत है, इसलिए इसे बंगाल का मैदान भी कहते हैं। निम्न गंगा के मैदान के निर्माण में महानंदा, दामोदर और हुगली नदी का योगदान है। ये इस मैदानी क्षेत्र का एक उपजाऊ भाग है। इसके बाद में है ब्रह्मपुत्र का मैदान या आसाम का मैदान, मुख्यतः आसाम में पड़ता है और उत्तरी विशाल मैदान का सबसे संकरा भाग है या सबसे कम चौड़ा भाग है, हम यूं कह सकते हैं। इस मैदानी क्षेत्र में नदीय द्वीप पाए जाते हैं, जैसे मांझोली विश्व का सबसे बड़ा आवासिक नदीय द्वीप है। और इसके बाद एक है राढ़ प्रदेश, जो कि छोटा नागपुर पठार के पूर्व में पड़ता है। दामोदर और श्रवण रेखा नदियों द्वारा निर्मित यह एक लेटराइट जलोढ़ मिट्टी वाला क्षेत्र है। तो इसके साथ ये तो था हमारा उत्तरी विशाल मैदान का प्रादेशिक विभाजन। आप लोगों को वीडियो कैसा लगा, आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।